Hello everyone. Now we are going to study next nucleic acid. It is your next large biomolecule. Nucleic acids are the polymers. They are made up of nucleotides. They were discovered by different scientists. हम उसके बारे में देखेंगे. इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि आपको 11th में नहीं 12th में भी काम में आने वाला है. प्लस आपको बार बार बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में भी आपको 12th में रहेगा. तो हमें बहुत अच्छे से करना है क्योंकि डीएनए आरएनए अगर आपको अच्छे से समझाना रहेगा तो आपको 12th का एक बहुत बड़ा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं वो चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा. सो हम कोशिश करेंगे कि अभी ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ के ले लो. 12th में आपको बहुत आसान लगेगा फिर वो चैप्टर. ओके, सो न्यूक्लिक एसिड्स, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? दे आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. मैं कुछ पॉइंट्स नोट करो, आपको सेंटेंस में लिख लो. दे आर बायोमैक्रो molecules means they are found in your acid insoluble fraction. कहाँ पे मिलेंगे अपने को? ये acid insoluble fraction में मिले थे. ये काय की बात कर रहा हूं मैं? एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था स्टार्टिंग में ही, डे 1 पे ही. तो उसमें जो हम टिश्यू वाज क्रश्ड विद द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड व्हेन यू टेक द फिल्ट्रेशन ऑफ दैट मटेरियल, crushed material, okay, so you will get acid soluble pool and acid insoluble pool. So acid soluble pool consisted of large number of biomicromolecules and acid insoluble pool had large number of biomacromolecules that were not dissolved in your organic acid. तो वहीं पे ऊपर जो बच जाता है पूरा हिस्सा जो नीचे छनकर नहीं आता उस एसिड में से, सो वो रहेगा एसिड इनसोल्यूबल पूल. उसी में अपने को डीएनए मिलेंगे, आरएनए मिलेंगे, प्रोटीन्स भी वही प्रेजेंट थे, पॉलीपेप्टाइड्स जिनको बोले थे, पॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट है. मतलब एक्चुअली देखा जाए तो पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड योर दिस न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स शुगर्स, पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, these three will collectively form your true acid insoluble pool. वो acid insoluble pool एक्चुअली इन तीनों से बना है. उनमें लिपिड्स भी रहते हैं लेकिन लिपिड्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, माइक्रोमोलिक्यूल्स. मैं क्लियर करा दिया ये बात. स्टिल दे आर प्रेजेंट देयर बिकॉज दे वर नॉट प्रॉपर्ली रिमूव्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ड्यू टू गेटिंग एम्बेडेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन एंड दे वर नॉट इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम द एसिड इनसोल्यूबल पूल. अदरवाइज इनसोल्यूबल पूल में डीएनए रहेगा, प्रोटीन्स रहेंगे और पॉलीसैकेराइड ट्रूली तीनों प्रेजेंट रहे. ओके, तो अपने इसके अंदर आएंगे आपके न्यूक्लिक एसिड्स के आएंगे, अंदर आएंगे आपके डीएनए प्लस आरएनए. सो ये दोनों डीएनए एंड आरएनए, दीज आर द टाइप्स ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड्स. ओके, ये दोनों रहेंगे, इसमें अपन उनका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे. अगली अगर मैं बात करूं डीएनए आरएनए के बाद, सो न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो पॉलीमर्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ nucleotides. Nucleotides means nucleotides are the building blocks of DNA and RNA. Nucleotides are the building blocks of DNA and RNA. जैसे amino acids are the building blocks of proteins. Amino acids are the building blocks of proteins. वैसे ही nucleotides are the building blocks of your DNA and RNA, that is nucleic acids. ठीक है. Nucleic acids were first discovered by Friedrich Miescher in pus cells in 1868. कहाँ पे डिस्कवर किया था उसने? पस सेल्स. अब ये बंदा बहुत ही करामती था. ओके, करामती क्यों? इसने क्या करा, इसके पता है, इसने जो पस सेल्स, अब पस मतलब अपने को जो मार लगने के बाद पस फॉर्मेशन होता है येलोइश कलर का एकदम स्टिकी लिक्विड. ओके, पू फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, तो वो जो रहेगा. अब जो दवा खाने में, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, उसको पस हुआ है तो उसके ऊपर जो कुछ भी, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ड्रेसिंग करा लेती थी, पट्टा वगैरह रहती थी लगाई, वो पट्टा निकाले तो उसके ऊपर कुछ ब्लड वगैरह, पस वगैरह लगा रहता था. ये बंदा वहां जाता था, कचरे में से उठा के वो पट्टा उठा के लाता था और वो पट्टे पे के पस को निकालता था और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते बैठता था, केमिकल रिएक्शन करते बैठता था. समझ में आ रहा है? तो अपने को गंदा लगेगा लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसे ही रहते, वो कुछ तो भी इस तरीके की चीजें करते तभी जाके नई डिस्कवरी होती कोई. ठीक है, तो वो पस सेल्स में से फिर उसने एक एसिडिक कंपाउंड निकाला. उस पस सेल्स उसने इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि पस सेल मतलब क्या रहता है, अपने बॉडी के सेल्स. तो जब तुम्हारे को मार लग जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मार लग गया तो ब्लीडिंग तो होंगी, ब्लड बह के जाएगा, लेकिन यहाँ के जो सेल्स है वो टूट फूट जाएंगे.
टूथ फूट जाएंगे, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया वहाँ पे जमा हो जाएंगे और वो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा बर्स्ट हो जाएगा और उसके न्यूक्लियस वहाँ पे इजीली डिसॉल्व वाला दिखाएगा। सेल्स बर्स्ट और उसके अंदर का न्यूक्लियस फ्लोट होते वाला रहेगा येलोइश लिक्विड। मतलब यहाँ पे उसको बहुत सारे न्यूक्लियाई मिल गए थे पर्स में से बहुत सारे न्यूक्लियस उसको फ्रीली मिले। न्यूक्लियस में क्या रहता, डीएनए आरएनए, न्यूक्लियस में क्या है डीएनए और आरएनए। तो इजीली फिर वो न्यूक्लियस उसने ट्रीटमेंट करा और न्यूक्लियस भी पूरा मेम्ब्रेन भी फूट गया था क्योंकि पर्स में पूरा फूट जाता, सिर्फ डीएनए आरएनए पड़ा वाला था। तो उसके जब उसने बेस डाला उसमें तो उसको अंदर से एसिडिक रिएक्शन मिली, एसिड बेस वाली रिएक्शन करके देखा, अपने को वो नहीं देखना है, बट उसको पता चला कि यहाँ पे कोई तो भी एक एसिडिक कंपाउंड है। ओके, उसने उसको नाम दिया, ही कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियन। उसने क्या वर्ड यूज किया, he obtained the material from that nucleus, he called it as nuclein, the material present in nucleus. बाद में आए अल्टमैन 1899 में, he coined the term nucleic acid. उसने न्यूक्लियन को रिप्लेस किया, the term nuclein was replaced by nucleic acid and the term was given by अल्टमैन। क्योंकि बाद में अल्टमैन इतने सालों के बीच में 68 से 99 तक के इतने सालों के दौरान पता चला न्यूक्लियस में एसिडिक कंपाउंड है, कोई तो भी एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट है। डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अपन जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट है डीएनए में, न्यूक्लियस में, तो उसकी वजह से न्यूक्लियन को फिर उन्होंने कैसा एसिडिक है तो उसके लिए न्यूक्लिक एसिड वर्ड रखी। वो कैसा कंपाउंड है, एसिडिक है, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है विच कैन डोनेट हाइड्रोजन, सो इट इज देयरफॉर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। डिस्कवरी ध्यान में आई, न्यूक्लिक एसिड्स वर डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय फ्रेडरिक मिश्चर, okay, in pus cells, and he coined the term nucleins for them, but later on Altman coined the term nucleic acids for DNA and RNA due to presence of acid. Which acid was present in DNA RNA? Phosphoric acid. Okay, clear हुआ यहाँ तक? This is about introductory part of your DNA and RNA. Now let's see the structure of DNA and RNA, जिसमें अपन mainly पहले देखेंगे ऐसे मैं जो लाइन बताया, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अपने को सबसे पहले क्या समझ के लेना पड़ेगा, मोनोमर, ये एक मोनोमर है, इसके रिपीट होते जाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, 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 अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉर्म्ड एंड देन यू विल गेट डीएनए, अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज योर डीएनए और आरएनए। ओके, तो डीएनए में अलग न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, आरएनए में अलग न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, लेकिन पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है हम ये समझ के लेते हैं। जैसे प्रोटीन बनाने के लिए हमने पहले अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप लगाया था हमने मीथेन में, वैसे करके अभी अपन पहले व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड ये समझ के लेते हैं। ओके, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, देन वी विल मूव अहेड इन डीएनए एंड आरएनए। व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज अ केमिकल, it is made up of three components, a pentose sugar plus phosphoric acid and a nitrogenous base, organic base रहेगा, so it will be your न्यूक्लियोटाइड। अब इसके अंदर तीन छोटे छोटे केमिकल्स जोड़ने के अपने को, तो अपने को न्यूक्लियोटाइड मिले। तो हम जो तीन केमिकल जोड़ने के अपने को, एक पेंटोज शुगर लेने की, उसमें फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है और हमको एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है। तो हमको पहले ये तीनों केमिकल्स को इंडिविजुअली देखना है। व्हाट इज द पेंटोज शुगर? सो एज यू हैव सीन इन योर अल्डोजेस, कीटोजेस, मोनोसैकेराइड्स में देखे थे अपन ने, 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर को ट्रायोज बोलते, 4 कार्बन वाली शुगर को टेट्रोज और 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को पेंटोज। वैसे 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर हेक्सोज, जैसे कि ग्लूकोज, उसमें 6 कार्बन रहते, C6H12O6। अपने को कौन सी शुगर चाहिए? 5 कार्बन कंटेनिंग, दैट इज अ पेंटोज शुगर। एंड व्हाट इज दैट शुगर पेंटोज? इट इज 5 कार्बन कंटेनिंग, इट इज अल्डोज शुगर, राइबोज। कौन सी लेने की? राइबोज। राइबोज में 5 कार्बन रहते, तो 5 कार्बन, दिस इज अ शुगर विच इज कंटेनिंग 5 कार्बन इन विच 1 2 3 4 एंड दी 5, ऐसे 5 कार्बन की एक रिंग तैयार होगा, इन विच 5 कार्बन, आउट ऑफ दोस 5 कार्बन्स 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन रिंग, एक रिंग तैयार होगा इस तरीके से, एंड 5th कार्बन इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग।
एक रिंग बन रहा है क्या, बट रिंग में क्या हो रहा है, ये जो फोर्थ पोजीशन का कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. So what is the pentose sugar? It is a cyclic pentose sugar in which 4 carbons are present in ring and the 5th carbon is present outside the ring. 4 carbons are present in ring and 5th is present outside the ring. This is carbon number 1, this is carbon number 5. This is C1 position, this is C5 position. Similarly it is C2, C3, C4 position. Okay. अब ये जो रिंग है इसकी अब वैलेंसीज कंप्लीट करो, इसको एक OH दे दो, इधर से H लगा दो. Similarly इधर H, इधर OH, H, OH और इधर से H, क्योंकि इसका O इधर चले गया और हाइड्रोजन निकल के चले गया. सो ये OH इसका था, इसके पास भी एक ऑक्सीजन था, ओके, लेकिन वो इस तरीके से बच गया. और लास्ट में इसका CH2OH. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राइबोस? राइबोस का फॉर्मूला कैसे बनाते, कितने कार्बन है इसके अंदर, 5 कार्बन है. तो अपना जनरल फॉर्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का CnH2nOn, उसमें n इज इक्वल टू 5 रखो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C5H10O5. तो दिस इज योर राइबोस शुगर, दिस इज योर राइबोस शुगर. समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया मैंने? यस. आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया है, आपको कार्बन्स नहीं दिया है, आपको सिंपली वो कार्बन्स को रिमूव करके इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाने वाला है. इधर से H लगाने वाला है OH, ओके, सॉरी OH H, सिमिलरली H OH. ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको एनसीईआरटी में फोटो भी आ रही है आपके सामने. और इधर से 5th कार्बन को इधर से H है और 5th कार्बन यहाँ पे CH2OH है, इस तरीके से. दिस इज योर राइबोस शुगर. वही मैंने ड्रॉ किया, बस यहाँ पे कार्बन्स डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया हो, यहाँ पे नहीं, ठीक है. बट दिस इज सेम. हाउ टू ड्रॉ राइबोस ध्यान में आया, एक बार आप खुद कोशिश करो, आपको राइबोस शुगर ड्रॉ करते आनी चाहिए. ओके. अब ये राइबोस शुगर सिंपल इतना ही है. दिस इज योर पेंटोस शुगर. होगा डिस्क्रिप्शन समझ में आया. व्हाट इज पेंटोस शुगर? Ribose pentose sugar is present in DNA RNA. Okay, it has 5 carbons, of which 4 carbons are present in ring and 5th is present outside the ring. This is what the structure. The formula is C5H10O. अगर इसमें DNA और RNA की बात करूं तो मैं DNA को बोलते हैं अपन डीऑक्सीराइबोस शुगर. DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए का नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोस न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. देखो दोनों के नाम में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है और वही से ये डिफरेंस आपको समझना है. व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. डीएनए इज deoxyribose nucleic acid. And what is RNA? Ribonucleic acid और ribose nucleic acid. मतलब क्या है, आरएनए में कैसी शुगर है, राइबोज है और वो न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, एसिड बहुत बाद में देखेंगे अपन, दोनों में एसिड सेम रहे, लेकिन शुगर का डिफरेंस है. डीएनए की शुगर कैसी है, देखो डीऑक्सीराइबोस है तो राइबोस, लेकिन क्या हुआ है उसका डीऑक्सीजनेशन. मतलब उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल निकालने का है, कौन सा एटम निकालने का है, डीऑक्सी ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा. इसमें नहीं निकालने का, इसको राइबोस ही रहने. मतलब इसमें ये शुगर रहेंगे. RNA is having ribose sugar. What will be the formula of that sugar? C5H10O5. स्ट्रक्चर यही रहेगा. RNA की शुगर ऐसी रहेंगी, लेकिन DNA की नाम देखो क्या है, डीऑक्सीराइबोस. मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकालना. अब अपने पास कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, ये 5. अपने पास 5 ऑक्सीजन है, तो कोई भी एक ऑक्सीजन निकालो. कोई भी नहीं निकालने का, यहाँ पर C2 पोजीशन का ऑक्सीजन निकालने का. Which oxygen is not present here? The oxygen at C2. This is C2 position. इस पे ऑक्सीजन है क्या, ये ऑक्सीजन सिंपली निकाल दो, हाइड्रोजन रहने दो. So it becomes your deoxyribose sugar C5H10. एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो क्या बन जाएगा, O5 का हो जाएगा 4. Just remove one oxygen, you will get C5H10O4. And remember which oxygen is removed? The oxygen at C2 position in ribose. C2 position in ribose is removed or absent. Is removed or absent. इसमें 5 ऑक्सीजन रहेंगे, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन कम रहेगा डीएनए की शुगर में,
तो इसीलिए अब ये शुगर क्या बन जाएंगी, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिंपली रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम हियर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, समझ रहा है। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के साथ वाला स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करने का, OH H H OH H OH, और इधर H नीचे, और इधर CH2OH, और इधर ऑक्सीजन हियर, और ये ऑक्सीजन निकाल दो और सेम स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करो बिना ऑक्सीजन वाला, इधर H, बाकी का पूरा सेम स्ट्रक्चर। फर्क ध्यान में आ रहा, कौन से कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। डीएनए शुगर एंड आरएनए शुगर, डीएनए शुगर एंड आरएनए शुगर डिफर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट विच कार्बन, एट विच पोजीशन, C2 पोजीशन, C2 पोजीशन। समझ में, शुगर क्या है, डीएनए की शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए की शुगर ऑक्सीराइबोज या सिंपली राइबोज शुगर हैविंग ऑल ऑक्सीजन। What is the formula of DNA sugar? C5H10O4. What is the formula for ribose sugar in RNA? C5H10O5. ये नॉर्मल है, उसमें से एक ऑक्सीजन कम करने का नाम बन जाता है डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज क्यों है समझ में आ रहा, बिकॉज इट हैज अ शुगर दैट इज हैविंग वन ऑक्सीजन लेस इन राइबोज। ओके, शुगर समझ में आया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कंपोनेंट, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, as we have seen in phospholipids, phosphoric acid is nothing but your H3PO4. It is what, H3PO4, and H3PO4 कैसा निकालते, फॉस्फोरिक एसिड को ड्रॉ कैसा करा था मैंने, फॉस्फोरस बीच में रखने का, उसको उसकी वैलेंसी 5 रहेंगी, जिसको 3 ऑक्सीजन 4 लगा दो, 1 2 3 4, ओके, और ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाओ, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के बाद क्या देंगे, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट और इसकी 5 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, देखो 5 बॉन्ड बन गए। अब 3 हाइड्रोजन बचे, एड 1 हाइड्रोजन हियर, 1 हियर एंड 1 हियर, दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज विच एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया फॉस्फोरिक एसिड कैसा है। लेकिन ये एसिड नेगेटिव कर देता डीएनए, क्योंकि इसके हाइड्रोजन रिमूव हो जाते, सो जस्ट रिमूव दिस हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, सो क्या बन जाता है, PO4 3-, 3 नेगेटिव चार्जेस है ना उसके ऊपर, इट विल बिकम 3-। लेकिन इनमें से एक ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म बॉन्ड विद C5 कार्बन, मतलब अपने को फॉस्फेट ग्रुप को कहां पे अटैच करने का है, C5 कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा, यहां पर जोड़ो इसको, ये CH2OH है, इधर OH, इधर CH2 ऐसा है, राइट। तो इसका बॉन्ड कैसे तैयार हो जाएगा, जस्ट रिमूव 1 हियर एंड ऐड फॉस्फोरिक एसिड। समझ गया, ये तो निगेटिव है, ये निगेटिव है, और फॉर एग्जांपल अपन इधर का इसको निकाल के यहाँ पे उठा के जोड़ दे इसको, सो ये तरीके से ये 2 नेगेटिव चार्जेस, ये ऑक्सीजन ऐसे, सो ये C2 पोजीशन, C5 पोजीशन पे ज्वाइन कर। सो फॉस्फोरिक एसिड इट बिकम्स फॉस्फेट ग्रुप, इट बिकम्स फॉस्फेट ग्रुप, हाइड्रोजन निकल गया तो एसिड, हाइड्रोजन निकल गया फॉस्फोरिक नहीं बोलने का, इट इज नाउ कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप। सो दिस फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू विच पोजीशन, phosphate group is attached to C5 position of ribose sugar. Phosphate group is attached to C5 position, 5-phosphate FF, भले राइटिंग में P लिखेंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन फॉस्फेट का भी फ से हो रहा और 5 का भी फ से हो रहा, याद रखने को भी इजी। C5 पोजीशन फॉस्फेट ग्रुप, C5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है क्या, देखो C5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप। पहले फॉस्फोरिक एसिड बनाओ, उनके हाइड्रोजन्स निकाल दो, इट विल बी फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो C5 कार्बन को, बाकी के ऑक्सीजन ऐसे ही रहेंगे, ये तो न्यूट्रल है, 2 बॉन्ड बने बाद इसके दोनों नेगेटिव चार्जेस कंबाइन बताए हुए हैं। दिस इज योर अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एट C5 पोजीशन। धीरे धीरे देखो न्यूक्लियोटाइड तैयार हो रहा है, पहले शुगर हो गई, ये हो गए, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए, ओके। तो दिस इज अबाउट योर फॉस्फोरिक एसिड। So which acid is present in DNA, RNA? Phosphoric acid। अच्छा, DNA में भी यही रहेगा, RNA में भी यही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं, बस शुगर का फर्क ध्यान में रखो क्योंकि ये डिफरेंस आपको बाद में काम आएगा। ओके, अपन डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA RNA देखेंगे तब आपको मैं पूछूंगा वो डिफरेंस। ओके,
तो ये हो गया आधा अपना। अभी अपन ने क्या क्या जोड़ दिए, शुगर को जोड़ दिए, फॉस्फोरिक एसिड दैट इज योर फॉस्फेट ग्रुप। अभी कौन बचा है, लास्ट इज योर नाइट्रोजिनस बेस। सो नाइट्रोजिनस बेस के बारे में अच्छे से देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। कितने प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसिस, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन देयर, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडाइन्स या पायरिमिडिन्स। Purines consist of 2 rings in their structure. They consist of 2 rings in their structure, and pyrimidines has only 1 ring in their structure. उनके स्ट्रक्चर में कितने रिंग्स है, इनमें 2 है, उनमें 1 है। जैसे कि आपके सामने एडेनाइन, इसके एग्जांपल्स देख लो, इसके एग्जांपल्स है एडेनाइन, ग्वानाइन, और इसके एग्जांपल्स है थायमिन, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। इनके शॉर्टकट में नोटेशन AG, इसका TCU कैपिटल लेटर्स ले लेंगे। A and G are purines. Adenine, guanine are purines. Cytosine, thymine and uracil. Thymine, cytosine, uracil, they are pyrimids. अब अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैंने पांचों के स्ट्रक्चर्स आपके सामने ड्रॉ किए हुए। सो अगर आप एडेनाइन और ग्वानाइन का देखेंगे, नाइट्रोजन सब में प्रेजेंट है। एडेनाइन में भी नाइट्रोजन है, ग्वानाइन में भी नाइट्रोजन है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। हेंस दे आर कॉल्ड नाइट्रोजिनस बेसिस बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पोजीशंस, जाने दो, बट दे हैव नाइट्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर। दूसरी चीज, नाइट्रोजन है प्लस रिंग्स देखो अलग अलग। एडेनाइन एंड ग्वानाइन हैव 2 रिंग्स। एडेनाइन और ग्वानाइन में आपको 2 रिंग्स दिख रहे हैं, जबकि साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग्स। उनमें सिंगल रिंग ही है, कार्बन नाइट्रोजन की अरेंजमेंट एक ही रिंग तैयार करे, राइट। एडेनाइन और यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद ही करना है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 12th में ये पांचों स्ट्रक्चर याद करने हैं, सो आई विल सजेस्ट कि आप अभी से याद करके रख लो, ठीक है। तो एडेनाइन, ग्वानाइन, दे आर purines because they consist of 2 rings in their structure. Pyrimidines, they have only 1 ring in their structure. इसके एग्जांपल साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ओके, अब याद कैसे रखना है, एन टाइम पे कंफ्यूज होता है सर, प्यूरिन्स में 1 रिंग है कि 2 रिंग है, पायरिमिडिन्स में 1 रिंग है कि 2 रिंग है। एन टाइम पे आप कई बार एमसीक्यू सॉल्विंग में इधर का उधर हो जाता, तो याद कैसे रखना है, प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, नाम छोटे दर्शन बड़े, ऐसा है। इसका नाम बड़ा है, पायरिमिडिन स्पेलिंग बड़ी है लेकिन दर्शन छोटे, मतलब उसके दिखने में छोटा है, रिंग एक ही, ऐसा याद रखो कुछ तो भी, आपका दिमाग लगाओ, बट ये ज्यादा आसान तरीका है। नाम छोटा लेकिन रिंग बड़ा, स्ट्रक्चर बड़ा। इसका नाम बड़ा लेकिन स्ट्रक्चर छोटा, एक ही रिंग, छोटा स्ट्रक्चर मतलब सिंगल रिंग। ओके, सो दीज आर व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ योर नाइट्रोजन बेसेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स। आपको केमिस्ट्री में इसके नाइट्रोजन की पोजीशंस पूछते हैं, 1-3 पोजीशन, 3-5 पोजीशन, 1-9-3-9, कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मुझे बायो में वो नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं अपने को, लेकिन एडेनाइन और यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको लर्न करना ही है, जो एनसीईआरटी में दिया आपके सामने पिक है, आपको ड्रॉ करके वो याद करना है। ओके, अब 1-2 बातें और सुन लो। एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। Adenine always pairs with thymine by double hydrogen bonds, and similarly guanine always pairs with cytosine by means of 3 hydrogen bonds. इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, 2, और इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, 3। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आपको एमसीक्यू लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट होना मतलब कंप्लीट होना, एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा हो जाना, ठीक है। तो पूरे कब होते, एडेनाइन पूरा कब हो जाएगा, अच्छा कब हो जाएगा, व्हेन इट इज प्रेजेंट विद थायमिन, उसके बाजू में थायमिन प्रेजेंट रहेगा, तो एडेनाइन उसके साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। आपको डायग्राम में दिख रहे कैसे एकदम लाइट शेड करके, ऐसे डैश डैश करके लाइन से आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बता रहे बिटवीन एडेनाइन एंड थायमिन। सिमिलरली ग्वानाइन के जो नाइट्रोजन रहेंगे, कार्बन रहेंगे, उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स तैयार हो गए, ग्वानाइन साइटोसिन या साइटोसिन और ग्वानाइन, कुछ भी रखो, लेकिन पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक रहेंगी, ऐसी ही होंगी। एडेनाइन कभी ग्वानाइन से पेयर नहीं होता, एडेनाइन कभी साइटोसिन से पेयर नहीं करता,
सिमिलरली थायमिन कभी इससे पेयर नहीं करेगा या इससे पेयर नहीं करेगा। जोड़ा कैसे बनाने वाली भगवान ने, एडेनाइन की जोड़ी कौन है, थायमिन ही है। ग्वानाइन की जोड़ी कौन है, हमेशा साइटोसिन। वो एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ी पेयर उनकी शिफ्टिंग नहीं होगी। एडेनाइन विल ऑलवेज पेयर विथ थायमिन बाय मींस ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ग्वानाइन विल ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन बाय मींस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझा? दिस इज सीन ओनली इन डीएनए, दिस इज सीन ओनली इन डीएनए, ओके, बिकॉज इन डीएनए these 4 bases are present। ये जो 4 लिखे आ रहे हैं AGTC, डीएनए में चारों प्रेजेंट रहते हैं AGTC। यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए, यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए, बट इन आरएनए अगर आरएनए की मैं बात करूं, सो व्हाट हैपेंस, AGCU इज प्रेजेंट। ये आरएनए में चारों प्रेजेंट है। डीएनए में कौन से 4 प्रेजेंट है, AGTC, ओके, थायमिन डीएनए में रहेगा, लेकिन डीएनए में का जो थायमिन है, दैट थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। वो जो यूरेसिल निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा और सी प्रेजेंट रहेगा, इधर भी सी है इधर भी सी। डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या रहेगा, नाइट्रोजनस बेस का। डीएनए में कौन से बेसेस है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, थायमिन साइटोसिन। लेकिन आरएनए में क्या होता, एडेनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसिन भी है, बट थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो यूरेसिल सिर्फ आरएनए में दिखाई देगा, जो स्ट्रक्चर दिखा था वो अपने को डीएनए में नहीं मिले। तो तुमको डीएनए आरएनए अगर पहचानने का है तो तुम सीधा सीधा उसका स्ट्रक्चर में देखने का, थायमिन दिख रहा वो डीएनए का हिस्सा है, यूरेसिल मिला एक आधा भी समझने का वो आरएनए का हिस्सा, ठीक है। एडेनाइन तो दोनों में कॉमन है, साइटोसिन दोनों में है, ग्वानाइन दोनों में, बस फर्क आता चौथे तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस का, दैट इज योर यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, थायमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। समझ में आया डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग समझ में आई, ओके, दिस काइंड ऑफ बेस पेयरिंग इज सीन। लास्टली द लास्ट पॉइंट हियर, लोकेशन ऑफ दिस नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड में जोड़ने का है अब अपने को उसको। सो जुड़ाव कैसा होगा देखो, अभी अपन ने शुगर ड्रॉ करे, C5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगाए, यहाँ पे शुगर थी अपनी C1 2 3 4 एंड दिस इज 5। सो C5 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, C5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप में शॉर्टकट में P लिख देता और सर्कल बना रहा, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर C5 है। अब जो C1 पोजीशन है, C1 पोजीशन यहाँ पे क्या था, OH और H। सो C1 पोजीशन पे अटैच योर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट एट C1 पोजीशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट एट C1 पोजीशन ऑफ शुगर। C5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप, C1 पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस, and this complete structure is known as your nucleotide, nucleotide। समझ में आया व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, हाउ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। अगर मैंने शुगर लिया पहले बीच में, उसके 5वें नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगाया और उसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजन कोई भी एक लगाओ, एडेनाइन लगाओ, ग्वानाइन लगाओ या साइटोसिन एक ही लगाओ एट अ टाइम, चारों पांचों नहीं रहेंगे, साइटोसिन यूरेसिल कोई भी एक लगाओ, यू विल गेट न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ है? सो दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज रिपीटेड इन डीएनए मल्टीपल टाइम्स एंड यू विल गेट अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दैट विल बी योर डीएनए और आरएनए। इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा मैं बताऊंगा। न्यूक्लियोसाइड क्या रहता, न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, सो वी विल स्टडी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।